नमस्कार, आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है और साथ ही प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हो रहे कार्यों पर विस्तार से चर्चा भी हुई है। मुलाकात की तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली में यह मुलाकात हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात जब कर रहे थे और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो उन्होंने सामने रखे हैं कि किस तरह से काम चल रहा है और आगे कैसे काम होना है, इस पर भी विचार विमर्श और मंथन हुआ है। और उत्तराखंड में बीजेपी ने एक बार फिर से 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार मिलने का सबसे बड़ा कारण टिकट बंटवारा यह माना जा रहा था और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बड़े नेताओं को टिकट मिलने पर नाराजगी जताई है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी के फैसले पर नाराजगी भी जाहिर की है। कहा उन्होंने, पर नतीजा इतना होता है कि जहां हम 2.25 लाख 2 लाख से 2.5 लाख से हार रहे हैं, 50,000 कम से हारते, तो यही नतीजा होगा। क्योंकि इन वोटिंग पैटर्न का आप अध्ययन करिए, तो आप उस पैटर्न को अध्ययन करने के बाद आपको ये लगेगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके कारण हमने पर्वतीय लोगों का विश्वास खोया है। पहाड़ों का विश्वास हम पर इस चुनाव में नहीं जमा है। उस विश्वास को कैसे हम रिगेन करें, हम फिर उसके अंदर घुसे, उस पर हमको मनन करना चाहिए। और अब इसका बारीकी से विश्लेषण करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अध्यक्ष जी जो कह रहे हैं वो अपनी जगह पर है, वो ठीक है, उन्होंने ठीक कहा है। 40-50 हजार का अंतर जरूर पड़ता है। और वे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता करते हुए राज्य में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर भी सरकार को जमकर घेरा था, जिसको लेकर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सियाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद यह कांग्रेस की बौखलाहट है। कांग्रेस पार्टी एकदम बौखला चुकी है इस लोकसभा चुनाव की हार के बाद और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान अनर्गल प्रलाप है। मुझे लगता है कि वो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए ग्राफ को देखकर और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है, इन सब चीजों को पचा नहीं पा रही है। वो एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है। वो केवल आरोप के लिए आरोप लगा रही है। उत्तराखंड राज्य के अंदर कानून व्यवस्था एकदम नियंत्रण में है। जो भी अपराधी हैं उनको तुरंत पुलिस गिरफ्तार कर रही है अथवा मुठभेड़ में भी कई स्थानों पर जो शातिर अपराधी थे वो मुठभेड़ में मारे भी गए हैं और कोई भी ऐसी घटना नहीं है जिसमें कोई भी आरोपी बाहर घूम रहा हो। बाकी मामला न्यायालय में विचाराधीन है और निश्चित रूप से जो भी मामले हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। मेरी करण महाराज जी को सलाह है कि उत्तराखंड राज्य की छवि को देश के अंदर और विश्व के अंदर इस तरह से खराब करने का वो प्रयास न करें। अच्छा रहेगा कि वो रचनात्मक सुझाव सरकार को दें। और वहीं एस्ट्रो टूरिज्म को लेकर पर्यटन विभाग लगातार कड़े प्रयास कर रहा है और मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट के बाद अब रुद्रप्रयाग में एस्ट्रो टूरिज्म की तैयारी यहां पर यह की जा रही है। और इस बात को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि रुद्रप्रयाग में एस्ट्रो विलेज ये बन रहा है। मसूरी का जॉर्ज एवरेस्ट पर्यटन का यह केंद्र माना जाता है जहां पर भारी संख्या में पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं। लोग इस समय रुद्रप्रयाग में कर रहे हैं, वहां पर बना रहे हैं एक एस्ट्रो, वहाँ पर विलेज बन रहा है। और आप जानते हैं जॉर्ज एवरेस्ट हमारा बहुत ही आइकॉनिक स्टेशन है, केंद्र है। लोग वहाँ देखने जा रहे हैं, बहुत सा ज्ञान वहाँ से प्राप्त होता है। आप भी देखने गए होंगे तो बहुत अच्छा वहाँ पर है। और हम चाहते हैं कि जो हमारे पहाड़ों की चोटियाँ हैं, जैसे देवप्रयाग के अंदर वहाँ पर गुरु जी का एक ज्योतिष पीठ थी, तो वहाँ से वो टेलीस्कोप लगा के तारों को देखते थे। तो काफ़ी लोगों ने आपके कार्तिकेय स्वामी में भी वहाँ टेलीस्कोप लगा है, मैंने देखा है। तो काफ़ी लोग इसको बढ़ा रहे हैं। तो एस्ट्रो टूरिज्म हमारा बढ़ रहा है, इसके कार्यक्रम भी हम कर रहे हैं।
एमडीडीए के जरिए राजधानी देहरादून में मलिन बस्तियों पर बुलडोजर चलाए जाने पर वहां के जो लोग हैं लगातार सरकार की इस कार्रवाई पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। और वहीं इस पर धर्मपुर से बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने कहा कि इस अभियान को मलिन बस्तियों के विरोध में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि एनजीटी के कारण हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उसके अनुसार ही ये उचित कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा, अगर एनजीटी की बात की जाए तो कई अमीर लोगों के रिजॉर्ट बने हुए हैं, उन्हें क्यों नहीं तोड़ा गया, बल्कि गरीब लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। मैंने पहले एक बात कही है कि इस अभियान को मलिन बस्तियों के विरोध में अभियान नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये जनरल कोई अतिक्रमण हटाओ का अभियान नहीं चल रहा है, बस्तियों पर नहीं चल रहा है। ये एनजीटी के कारण जो हाईकोर्ट ने आदेश किए हैं उन लोगों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई चल रही है और इसकी बाकायदा जांच पड़ताल हुई है। अभी काठबंगला क्षेत्र में गब्बर सिंह बस्ती में भी इसी प्रकार की कार्रवाई चल रही थी, एक महिला की मौत भी दुर्भाग्यपूर्ण रही वहां पर हुई है। और उसके बाद मैं देख रहा था कि वहां पर दोबारा से फिर जांच हो रही है। तो हम लोग ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि 16 से पहले के जो लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई न हो। हालांकि हम इन कार्रवाइयों के बहुत पक्षधर नहीं है, लेकिन कठिनाई यही है कि हाईकोर्ट के आदेश हैं और हाईकोर्ट के आदेशों से ऊपर कोई सरकार नहीं होती है, ना ही कोई व्यक्ति हो सकता है। उन आदेशों का पालन करना होता है, लेकिन पूरी छानबीन करने के बाद जो लोग 16 के बाद के लोग हैं उन्हीं पर कार्रवाई हो रही है। कैसे बसासत हुई? क्या तब प्रशासन को चेतना नहीं चाहिए था? और जहां तक एनजीटी इत्यादि की बात करते हैं तो पुलिस का इतना बड़ा जो ऑफिसर्स कॉलोनी बनी है स्पना नदी में, वो कैसे बन गई? विधानसभा कैसे बन गई? अनेकों अमीर लोगों के रिजॉर्ट बने हुए हैं जिसमें अतिक्रमण भी है और चीजें भी हैं, उनके रिजॉर्ट में तोड़ डाले, गरीबों को बेघर किया जा रहा है। और कई तो ऐसे हैं जो ठीक ठाक हैं, जिनके पास 14 के 15 के भी कागजात हैं, लेकिन उनके घरों में भी किसी नेता के कहने पर डोजर चलाया जा रहा है। एक पार्षद है जिनकी संपत्ति में इस तरीके का कार्रवाई एक नेता के कहने पे की गई है, तो निश्चित ही ये दुखद है। कांग्रेस ने हमेशा लोगों को बसाने का काम किया। और वे जोशीमठ में हुए भूस्खलन से हर कोई वाकिफ है। हालांकि अभी भी दरारें जो हैं वो अभी तक भरी नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं होने से बारिश का जो पानी है पहाड़ के भीतर जाने से खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा 14 पॉकेट ऐसे हैं जहां पर खड़े 800 से अधिक जर्जर भवन पहाड़ पर ये भार बनकर बने हुए हैं और साल भर गुजर जाने के बाद भी मानसून दस्तक देने लगा है, लेकिन अभी तक पहाड़ की स्थिरता के लिए कोई ठोस कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया और इसी को लेकर अब विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 2 साल हो गए हैं, जोशीमठ का दर्द सरकार समझने का नाम नहीं ले रही है। जब जोशीमठ के घरों में दरारें आई थी तब सरकार ने कहा था कि सभी का जो है पुनर्वास होगा, सबको उचित मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है पुनर्वास की कोई भी योजना जोशीमठ के लोगों को नहीं बताई गई है। कोई भी मुआवजा जो है पूरी तरह से सेटलमेंट नहीं हुआ है और लोग मजबूरी में उन्हीं दरार वाले घरों में जो है रहने के लिए मजबूर हैं। आखिर वो अपने बच्चों को लेकर के जाए तो कहाँ जाए? आखिर जो है जोशीमठ की पीड़ा को नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है? हम सरकार को लगातार चेतावनी और जगाने का काम कर रहे हैं कि जोशीमठ का समुचित ट्रीटमेंट कीजिए। वहाँ जो है जिनको पुनर्वासित किया जाना है उनका जो है पुनर्वास कीजिए, जिनका मुआवजा सेटलमेंट होना है उसका मुआवजा सेटलमेंट कीजिए। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि उनके लोकल क्षेत्रीय नेता ही उनके स्टार प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं। लोकल क्षेत्र नेता भी ही अपने आप में हमारे स्टार प्रचारक हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है जो मोदी जी के नाम पर यहाँ जीत जा रहे हैं। हम लोगों के लोकल नेता जो हैं क्षेत्र की समस्याओं के साथ हर वक्त जुड़े होते हैं, तो वो अपना प्रचार क्यों नहीं कर सकते? वो अपने प्रचार में जा सकते हैं और हमारा क्षेत्रीय नेतृत्व तो अपने आप में क्षमता रखता है जाने की, बोलने की, उन्हें सब पहचानते हैं, तो वो जा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। और निश्चित तो ये कैंडिडेट को कहा गया अगर उन्हें किसी स्टार प्रचारक की आवश्यकता है तो बताएं, उन्हें जरूर स्टार प्रचारक मिलेंगे। मंगलौर में कांग्रेस प्रत्याशी के वाहन की चेकिंग करने से कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन काफी भड़के हुए नजर आए, जिसके बाद उन्होंने मंगलौर कोतवाली पहुंचकर पुलिस कर्मियों को काफी खरी खोटी भी सुनाई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और इस दौरान काजी निजामुद्दीन ने सरकार पर उत्पीड़न करने के आरोप भी लगा दिए हैं। गाड़ियां चेक हो रही हैं, ये सारी पुलिस जबरदस्त पुलिस यहाँ लगा रखी है, नाकाबंदी। पीछे बसपा कार्यालय है, उसकी चेक उसको नहीं रोका जाएगा।
सेंट्रम होटल में बढ़ाना रुका हुआ है, लाखों रुपए रोज वहां खर्च हो रहे हैं, करोड़ों वहां से वो खर्च कर रहा है। उसकी कौन चेक कर रहा है? उसकी मुझे सुबह दोपहर शाम मुझे चेक कर रही मेरी गाड़ी, आते जाते मेरी गाड़ी चेक हो रही है यहाँ पर। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहता है चुनाव आयोग, इक्वल फेयर, सबको बराबर मौके मिलेंगे। ये मेरी गाड़ियों की आते जाते चेकिंग कर रही है, मेरे ऊपर तैनात कर इन्होंने। पोलिंग वाले दिन क्या हरकत करेंगे ये? मंगलौर उपचुनाव में सभी दलों के प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। एक तरफ जहां बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी मंगलौर में डेरा डाल दिया, तो वहीं कांग्रेस भी इस सीट को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। आपको बता दें कि गुरुकुल नारसम में आयोजित किसानों की एक महापंचायत ने कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। लगा जो नहीं देश का बदलेगा वही परिवार आवेगा जिनने जमींदारा खात्मा कराया और हम जिंदे करे। जो बदमाश जो चला जाएगा इन तक दाढ़ी वाला, इनने ड्रामे कर रखे। सबसे ज्यादा शोषण हमारी जात का कराया इन 32 आदमी हरियाणा में गोलियों तो मारे और एक बच्चा मारा। तानाशाह है जो तानाशाह है, जो चलने वाला नहीं है। अंग्रेज नहीं चले इस तरह, हरियाणा में देवीलाल जी नहीं चले इस तरह, खत्म हो गए। जो चलने वाला है नहीं है। तो काजी निजामुद्दीन जी का जी, और किसका माहौल है? ये तो बढ़ाना दिया है, हेलीकॉप्टर से, हेलीकॉप्टर से 9 तारीख में वापस चले जाए, 10 तारीख में भी रुकने के, ये 9 में वापस चले जाएंगे। ये तो नू चाह रहे 4-4 नू कह रहा 4-4 हजार में वोट खरीद लूंगा मैं। नू कह रहा मैं तू मेरे से पैसे ले रहा वहां चला जा रहा है। मैं यहाँ से कोई नेता नहीं रहा, लोकल नेता नहीं गया इस इलाके में। यह नहीं जी किसे खरीद लगा यहाँ से, बताओ। सरकार बीजेपी की है, भीड़ इकट्ठा कर रही है, पता नहीं कहाँ से लोग आ रहे हैं, भारी लोग हैं। अब की बार क्षेत्र की जनता जो काजी साहब का नाम पुकार रही है, गांव-गांव घर-घर काजी साहब का नाम चल रहा है। क्षेत्रीय नेता हैं, सुख दुख से जुड़े रहते हैं, हमेशा सत्ता में न रहते हुए भी हर आदमी के साथ खड़े हैं। और भी कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने प्रदेश सरकार पर विकास कार्यों में भेदभाव करने के आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाला सीजन मानसून का है और रक्सिया नाले के शुरुआती हेड में कोई भी काम अब तक नहीं किया गया, सिर्फ कालाडूंगी और विधानसभा क्षेत्र में यह रक्सिया जो है उसके नाले के आउटफॉल को ही बनाया जा रहा है। एक तो 2 चीजों पर निर्णय लिया है हमने कि हल्द्वानी में कुछ क्षेत्र में, एक लिमिटेड क्षेत्र में, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी इसमें उनका एक्सपेक्टेशन है, हम अच्छा प्लांटेशन कराएं। बहुत बड़े पेड़ों का हम नहीं करना चाहते, लेकिन क्रीपर्स का, ऐसे क्रीपर्स हैं, ऐसी लताएं हैं जो साल भर रहती हैं, उसका प्लांटेशन हम करवाएंगे और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से होगा। सिमिलरली एक पायलट बेसिस पे बहुत ही अच्छा ओपन जिम किसी पार्क में एस्टैब्लिश हम लोग कराएंगे। नगर निगम के कुछ प्रस्ताव थे सड़कों के, सामुदायिक भवन के, वो हम लोगों ने पास किए हैं। एक इस बात पर निर्णय लिया है कि पूर्व में जो स्वीकृतियां प्राधिकरण ने दी हैं, चाहे वो ग्रुप हाउसिंग की हो, चाहे बड़े कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स की, उसमें मॉल वगैरह भी होते हैं, इसमें अनिवार्य शर्त होती है कि वो अपना रूफ वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे। गर्मी में बिजली पानी की जो दिक्कत हल्द्वानी वासियों ने झेली वो तो झेली। अब मानसून आ गया है, रकसिया नाला और कलसिया नाला जो इनका हेड है, जहां से शुरुआत होते हैं, डम्बा डूंगा हो गया, काठ गोदाम हो गया, वहां आपदा की दृष्टि से कोई कार्य नहीं हुआ है। तो आपदा को रोकने में क्या इन अधिकारियों ने काम करा? इन्होंने नीचे कालाडूंगी विधानसभा में, जहां पे वो निकलता है रकसिया नाला, वहां पे तो कार्य कर दिया है। लेकिन ये जो क्षेत्र है जहां पिछले वर्ष घर भी बह गए थे और गरीब लोग परेशान हुए थे, वहां पे इनकी ना दया है ना दृष्टि है। ये सीधे सीधे हल्द्वानी विधानसभा के साथ पक्षपात है। जनता धीरे धीरे इसका जवाब देगी। विधानसभा उपचुनाव के चलते हरिद्वार पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्स के साथ फ्लैग मार्च निकाला। आपको बता दें कि कस्बा मंगलोर के पठानपुरा, मलकपुर, भंडा चौक समेत तमाम जगहों पर पैदल मार्च किया गया और इस दौरान स्थानीय जनता को पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील भी की गई है। साथ में यह भी बताया गया कि किसी भी प्रकार की ना तो कोई अफवाह फैलाई जाए और ना ही किसी अफवाह पर ध्यान दें।
और खबर राजधानी देहरादून से है, जहां पर हरेला पर्व के दौरान पूरे प्रदेश में 50 लाख पौधे ये लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि 16 जुलाई से हरेला पर्व की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें 50 लाख पौधे लगाने का टारगेट रखा गया। और ज्यादा जानकारी देते हुए बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने कहा कि हरेला पर्व हर साल उत्तराखंड में बीजेपी द्वारा मनाया जाता है, जिसमें बूथ स्तर पर प्लांटेशन का काम यह किया जाता है और जनता को जागरूक भी करने का भी काम यह किया जाता है। हरेला पर्व हमारे उत्तराखंड की विरासत है और इसको हम लोगों ने सामाजिक स्तर से उठाकर सरकारी कार्यक्रम भी बनाया और भारतीय जनता पार्टी इसमें एक कदम और आगे चलने उसको संगठनात्मक कार्यक्रम भी हमने बनाया है। हम हर साल हरेला पर्व मनाते हैं और बूथ स्तर तक हमारा प्लांटेशन का कार्यक्रम इसमें काफी लंबे समय तक चलता है। महीने 2 महीने तक हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहे। इसके माध्यम से बहुत सारे वृक्ष लगाने का काम भी करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक जन सहभागिता नहीं होगी, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, तो एक दिन पेड़ लगाने मात्र से पेड़ नहीं बचेगा, न बड़ा होगा। तो जहां पेड़ लगाए जा रहे हैं, जिन जगहों पर लगाए जा रहे हैं, वहां लोगों से भी मेरी अपील है कि वो इसके महत्व को समझे और उन पेड़ों को संरक्षण दें, उनको बढ़ाने में अपना योगदान करें। और वे रुड़की में बुद्ध बाजार को निःशुल्क कराने की मांग को लेकर समिति के सदस्यों ने भूख हड़ताल ये शुरू कर दी है और इस दौरान समिति के पदाधिकारियों ने विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। समिति के अध्यक्ष रजनीश सैनी ने विभाग पर गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि बुद्ध बाजार का ठेका प्रथा से दुकानदारों का आर्थिक शोषण ये किया जा रहा है। मैं पिछले कोई 1990 से बाजार लगा रहा हूँ। पहले बाजार ही मैन बाजार में लगता था, नहर के किनारे पे लगता था और फिर बोट क्लब पे लगता रहा है बाजार। और जिसमें हमारे पहले जो कांडपाल जी आए एसडीएम साहब, वो हमारे को फ्री बिठा रहे थे। फ्री में उन्होंने हमारे को इधर नहर के किनारे पे बिठाया, ये जगह सुनिश्चित कर दी। कोरोना काल के बाद हमारी ये स्थिति आ गई है कि सरकार की कि हमारे माननीय मोदी जी ने गरीब रेडी पटरी वालों के लिए लोन भी सैंक्शन करे हैं कोरोना काल के बाद। और जिसमें जिन लोगों के पास कारोबार नहीं चल रहे तो उनका कारोबारी स्थिति बहुत हताश हुआ है। अपनी जीविका चलाने के लिए आदमी को बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है इसके लिए। और जो है सरकार ने जो 10,000 या 20,000 रुपये का जो लोन करा है, हम लोग हमारे कुछ व्यापारी भाइयों को वो लोन भी अभी तक है जिसकी किस्तें भी अदा नहीं हो पा रही। परेशान हो रहे हैं, अब 2-4 दिन से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और हमें दुकान लगने देते हैं और हमारा पलंग उठा कर फेंका जाता है और कुछ मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पुराने कपड़ों का काम करते हैं कि दुकान लगा है, मतलब दुकान में बैठने नहीं देते कि यहाँ से दुकानें खाली करो, पलंग पलट देते हैं हमारा बाजार और दुकान में पैसे मांगते 200-300 रुपये हम कहाँ से दे। बच्चे बीमार हैं, हम महिला खुद बीमार रहती है, परेशान रहती हैं, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। बच्चे को देखे घर में कि बुढ़े आदमी को देखे कि आप दुकान लगाने आए, यहाँ से मना करते कि दुकान नहीं लगाओ। चल रहा और आज हमें तीसरा दिन जो शुरू हो गया। ठीक है सर, धरना हम इसलिए दे रहे हैं कि हम अपने बाजार को निःशुल्क करना चाहते हैं। जब सिंचाई विभाग जो स्थायी रेडी पटड़ी फट लग रही, हाट लग रही, बाजार लग रहा है, जब आप उनसे कोई रेवेन्यू नहीं ले रही सिंचाई विभाग, तो फिर हम सप्ताह में एक दिन खुली भूमि में बैठ रहे, हमारे से क्यों लिया जा रहा? हम तो सिर्फ 2 शब्द जवाब पूछना चाह रहे हैं। हमारे बाजार को ठेके के प्रारूप में डालकर, जो प्रावधान में डालकर क्यों हमारे से शुल्क वसूला जा रहा ठेकेदारी के तहत? हम तो ये जानना चाह रहे हैं। और राज्य में लगातार महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म और हत्याकांड की घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है, जिसके चलते कांग्रेस ने बीजेपी सरकार का पुतला भी फूंका और नाराजगी भी जताई है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष ने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। सरकार की गवर्नेंस में सवाल उठ रहे हैं और लगातार कानून व्यवस्था जो है यहाँ पे दिन दिन खराब होती जा रही है। महिलाओं के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में बलात्कार, रेप और महिलाओं के गायब होने के मामले भी आए हैं। सर्च ब्लॉक में कई लड़कियां गायब हुई हैं। जैसे हरिद्वार में रेप के मामले सामने है, बलात्कार के मामले सामने, उसके बाद उनकी हत्या की जा रही है और सरकार बिल्कुल मौन बैठी है। और साथ ही साथ प्रदेश के अपराधियों के तो हौसले बढ़े हुए हैं, दूसरे प्रदेश के अपराधी हमारे प्रदेश में आके वारदात करके चले जा रहे हैं। कानून व्यवस्था सो रखी है। इन सभी चीजों को लेकर आज हम लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदेश की धामी सरकार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सरकार के 3 साल के कार्यकाल के भीतर सरकार ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और अपराधियों को जेल भेजने का काम भी किया है, जिसमें से अभी तक
8 अफसर्स हैं और 55 कर्मचारी जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि इसके कांग्रेस पार्टी धामी सरकार पर निशाना साधने से बाज भी नहीं आ रही है। ये कहने की बात है, आंखों में धूल झोंकने का। कांग्रेस के समय में इस तरह के अपराध थे ही नहीं। हमने तो कांग्रेस के समय की अगर बात करें, हमने तो अपने केंद्र के मंत्रिमंडल के साथियों को जब हमने सूचना का अधिकार दिया, उसमें जिन लोगों के नाम आए हमने उनको जेल में डाला। हमारी अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को जेल में डाला, हमारे जो सहयोगी दल थे उनके मंत्रियों को हमने जेल में डाला। तो बीजेपी का ये कहना गलत है। इनके तो बंगारू लक्ष्मण से लेके जो शुरुआत हुई थी उसमें अभी तक कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बीजेपी को बेशर्मी की हद हो गई। किसान आंदोलन में जिस तरीके की घटना घटी और वो गाड़ी से कुचला गया, उसमें कोई कार्रवाई नहीं, सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं। जिस बेटी ने अपनी कुश्ती छोड़ दी, जिस सांसद का नाम उसने लिया खुलकर, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं। यहाँ अंकिता भंडारी मर्डर केस की मिसहैंडलिंग क्या सबको पता नहीं है। और SSC भर्ती घोटाले में हाकम सिंह जी का नाम आया, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा किसी की जानकारी में नहीं है। और हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर की अध्यक्षता में प्राधिकरण की यह बैठक हुई है, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए हैं। कुमाऊं कमिश्नर ने कहा कि मुख्यमंत्री की अपेक्षा के अनुसार जिला विकास प्राधिकरण हल्द्वानी में ग्रीन बेल्ट विकसित की जाएगी और इसके अलावा भीमताल क्षेत्र में प्राधिकरण के जरिए दी गई स्वीकृतियों के सत्यापन के भी निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का अनुमान जताते हुए मौसम विज्ञान ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है मौसम विभाग की तरफ से, जिसके चलते अब पुलिस कमिश्नर्स ने अधिकारियों को जरूरी इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं। जल भराव की समस्या से बचने के लिए भी सभी को अलर्ट मोड पर रहने की हिदायत दे दी गई है। से पहला निर्देश तो ये, जिसका काफी अनुपालन हो भी गया है, कि जहां जहां पे हमारे कल्वर्ट्स और नाले जहां पे गाद भर गई हो उनको सफाई करने का काम, विशेषकर नगर निगमों के अंतर्गत, नगर निकायों के अंतर्गत, बाकी क्षेत्र में PWD और NH के अंतर्गत उसकी सफाई की जाए। वो हमने पहले ही निर्देश दे दिए थे। सिमिलरली जहां जहां ऐसे पेड़ हैं जो गिर सकते हैं तूफान में या फिर कच्चे हैं, भवनों के आसपास हैं, उनको हटाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे भवन जो डेंजरस जोन में है लेकिन उसके बावजूद कोई उसमें रह रहा हो, मान लीजिए बलिया नाला में, उनको नोटिस दिया जाना। गिरासू भवनों का चिन्हीकरण, ऐसे स्कूल जो कि बिल्कुल अच्छी कंडीशन में नहीं है और जानते हैं हम कि कमजोर हैं, उसमें भी किसी प्रकार से कक्षाएं ना हो, ये सारे निर्देश दिए गए हैं। और सेकेंडली ये है कि जब कोई सड़क हमारी बंद हो जाती है तो हमेशा की तरह टाइम पे JCBs की तैनाती हो, हम लोग वहां पे जा सकें, आपदा के जो उपकरण हैं हमारे रेडी मोड में रहें, उसको हम इस्तेमाल कर सकें। मौके पे ये ना हो कि जब आवश्यकता पड़ी तो बैटरी नहीं हो या कुछ और तरह की दिक्कत हो। ये सारे इंस्ट्रक्शंस मेरी ओर से दिए गए। और मैं देहरादून में मानसून की दस्तक के बाद जहां एक तरफ शहरवासियों को झुलसती गर्मी से राहत मिली, तो दूसरी तरफ बारिश से डेंगू और चिकनगुनिया के प्रकोप की दस्तक के संकेत भी अब मिलने लगे हैं। और इसे लेकर देहरादून नगर निगम अब अलर्ट मोड पर भी आ गया है, जिसके चलते देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा है कि जल निकासी और अन्य समस्याओं के लिए आपदा कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए गए हैं। दिवसों से जो है मौसम में अचानक जो है तापमान में गिरावट आई है तथा वर्षा भी जो है लगभग जो है मानसून आने की पूरी उसमें द्वार पे खड़ा है, जिस कारण से जो है हम लोग पूर्व की भांति जो है अब इंटेंसिटी बढ़ा दी गई है। उसमें ये हमने अपना आपदा कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया गया है जल निकासी हेतु और अन्य समस्याओं के लिए, तथा साथ ही साथ जो है हमारा जो लार्विसाइडल का छिड़काव है वो भी अब हम लोगों ने जो है 5 ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से जो है हमारे स्प्रिंकलर्स के माध्यम से वो किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो है फॉगिंग का कार्य, जो 6 बड़ी मशीनें हैं उसमें से अभी हमने 3 कार्यरत रखी हैं। अगर इंटेंसिटी बढ़ती है तो फिर हम उसको आवश्यकता अनुसार 6 वाहनों तक जो है उसकी शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में इस बार मानसून आने में 7 दिन की देरी बताई जा रही है। हालांकि बीते 2 दिन से प्रदेश भर के पर्वतीय जिलों से लेकर मैदानी इलाकों में प्री मानसून की बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। वहीं आज देहरादून समेत प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश के भी आसार हैं और इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया। वहीं वैज्ञानिकों का यह कहना है कि 28 और 29 जून को होने वाली बारिश के साथ मानसून उत्तराखंड में यह प्रवेश कर जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।